हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की जो क्लासेस है, डिटेलिंग क्लासेस तो हमने सारी यूनिट की कर लिए हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर महापरीक्षा का वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें पांचों यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करके हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यहाँ पर निकाले हैं और लेकर आए हैं। तो सारे टॉपिक को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। ठीक, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट सेम सब्जेक्ट नेम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण। तो देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी में अपना एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर इस जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण है ये हिंदी में भी आपको पता रहना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्या है कि पेपर तो इंग्लिश में आता है, लेकिन अगर हमको उसकी हिंदी मीनिंग पता रहे तो हम इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है। लेकिन यहाँ पर देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि हमने यहाँ पर ये जो भी क्वेश्चंस निकाले हैं या जो भी हमने यहाँ पर टॉपिक निकाले हैं, तो ये हमने यहाँ पर एक एनालिसिस करके निकाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके बहुत सारी जगह से और ढूंढ करके हमने एनालिसिस करके जो भी टॉपिक है वो निकाले हैं। हम पेपर नहीं बनाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि पूरा क्वेश्चन का मतलब जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो पूरा का पूरा हमारे वीडियो से ही आएगा। ठीक, इसलिए आपको जो डिटेलिंग क्लास हमने किए हैं पांचों यूनिट के टॉपिक के, उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपके लिए ये क्लास भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसीलिए इस क्लास को भी आप बहुत अच्छे से देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो दिया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है या डेफिनेशन है उससे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग भी अपना जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो आंसर लिखते होगे, एग्ज़ाम में भी आप सबसे पहले यहाँ पर जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है उसी से अपने आंसर को स्टार्ट करना। तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं कि सबसे पहले आप इसकी मीनिंग या डेफिनेशन बताओ। ठीक, तो देखते हैं इसकी जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है। The international business environment is the set of external factors and conditions that affect business in different countries such as government, policies, law, economics, culture, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है, सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है इसे समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कंट्रियाँ, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्रियाँ एक साथ बिजनेस करती है, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे मान लो कि ये अपना इंडिया है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्री है। ठीक, तो जब ये कंट्रियां आपस में मिल करके एक साथ बिजनेस करती है उसे कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। और इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, वातावरण क्या है, अब इस इंटरनेशनल बिजनेस का उसको समझते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट उन सभी बाहरी तत्वों और परिस्थितियों का समूह है जो अलग अलग देशों में होने वाले व्यापार को प्रभावित करते हैं, जैसे सरकार की नीतियाँ, कानून, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मतलब देखो, जैसे कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता हो, अपना एक जैसे फैमिली का इन्वायरमेंट है ना, फैमिली इन्वायरमेंट से हम इसको रिलेट करके समझते हैं, जल्दी से समझ में आएगा।
अपनी फैमिली का इन्वायरमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे घर के बुजुर्ग कैसे हैं, हमारे घर के बच्चे कैसे हैं, बच्चों को कैसा संस्कार दिया जा रहा है, बच्चे बाहर जाकर के क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बाहर जाकर के वो क्या सीख के आ रहे हैं, क्या वो बड़ों का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, और उनको मतलब जो घर के बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें जो मतलब संस्कार है वो सिखाए जा रहे हैं या नहीं। बड़ों का पैर छूना, कोई मतलब नमस्ते लेना, इवनिंग टाइम पर पूजा करना, मॉर्निंग टाइम पर पूजा करना, ये सारी हमारी इंडियन कल्चर में है। तो इंडियन कल्चर के बारे में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि नहीं, बड़े बुजुर्ग भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब किस चीज़ पर डिपेंड है, मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती है, फैमिली का इन्वायरमेंट बनाती है। ठीक, मतलब फैमिली का वातावरण बनाती है। ये सारी चीज़ों से ही तो अपने परिवार का वातावरण बनता है, फैमिली इन्वायरमेंट बनता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग कंट्रियाँ मिल करके एक साथ बिजनेस करती है, उसका जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट डिसाइड होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, लॉ कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, संस्कृति मतलब कल्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है और इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं। सभी कंट्री के जो रिलीजियंस है, वहाँ का जो कल्चर है, करेंसी है, टैक्स लॉ है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, सारी चीज़ें हर कंट्री की अलग अलग होती है। नॉर्मली जैसे अपने यहाँ पर भी हर फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, सबकी फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। किसी के घर में बच्चे सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, किसी के घर 8 बजे उठते हैं, किसी के घर 10 बजे उठते हैं। सबका कल्चर अलग अलग है, मतलब कल्चर नहीं बोल सकते इसको, एक प्रकार से ये इन्वायरमेंट है। सबकी फैमिली का इन्वायरमेंट अलग अलग है, वैसे ही सभी कंट्री का इन्वायरमेंट भी अलग अलग होता है और यही सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कैसा होगा। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट यहाँ पर किस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, जो लॉ है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, कल्चर है और यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इन सारी चीज़ों से जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको, एक बार फिर से समझ लो कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट उन सभी बाहरी तत्वों और परिस्थितियों का समूह होता है जो अलग अलग देशों में होने वाले व्यापार को प्रभावित करते हैं। जैसे मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो लॉ है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक, आगे इसको समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब इसको। इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मान लो अगर कोई भारतीय कंपनी, मतलब मान लेते हैं कि कोई अपनी इंडिया की कंपनी विदेश में मतलब कोई दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचती है, सेल करती है, तो उसे वहाँ के जो लॉ होंगे, मान लेते हैं कि अपनी इंडिया की जो एक कंपनी, मान लो इन्फोसिस कंपनी है, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी है। इन्फोसिस कंपनी जो भी अपनी सर्विसेज देती है, मान लो कि ये यूएसए में अपनी सर्विसेज दे रही है, ठीक है, यूएसए में सर्विसेज दे रही है, तो यूएसए इस कंट्री के जो भी लॉ होंगे, टैक्स रूल्स होंगे, जो भी कल्चर होंगे, वहाँ की करेंसी रेट होंगे, पॉलिटिकल सिचुएशंस होगी, इन सब को उसे समझना पड़ेगा और यही है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक, मतलब जैसे कि कोई भी अगर मान लो कि जैसे अभी हमने यहाँ पर एक इंडिया की कंपनी का एग्जांपल लिए, लेकिन मान लो कि जैसे यूएसए की जो कंपनी है, यूएसए की जैसे एप्पल कंपनी है, अमेज़ॉन है, मैकडोनाल्ड है, बहुत सारी कंपनियां हैं यूएसए की। मान लेते हैं कि जो एप्पल कंपनी जो क्या करती है, आईफोन बनाती है, अगर इस कंपनी को, एप्पल कंपनी को हमारे इंडिया में भी अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसे हमारे इंडिया के जो भी लॉ है, टैक्स रूल्स है, कल्चर है, करेंसी रेट है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इन सब को उसे समझना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमारे इंडिया में यहाँ पर बिजनेस कर सकती है, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। जैसे देखो जो यूएसए है, यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर। ठीक,
डॉलर है, अगर हम $1 को कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीस में तो ये होता है 90 to 91 और ये समय के साथ में चेंज भी होते रहता है। अगर जैसे जो चाइना है, ठीक है, जो चाइना है, चाइना की करेंसी क्या है, चाइना की करेंसी है युआन, युआन करेंसी है, इसका सिंबल इस तरीके से बनता है। और अगर हम एक युआन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये होता है 13.58, ठीक। और ऐसे ही अगर हम जापान की करेंसी की बात करें तो जापान की करेंसी क्या है, एन, एन का सिंबल भी ऐसे ही बनता है। अगर हम एक एन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 0.58, ठीक है, 0.58। और यहाँ पर ये जो करेंसी है 13.28 है, 58 नहीं, ये 28 है, ठीक, 28 है। और ये जो करेंसी रेट है ये समय के साथ में चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर जैसे जो ये करेंसी रेट है, सभी कंट्री का कल्चर अलग अलग होता है। कंट्री की बात छोड़ो, अपने इंडिया में ही यहाँ पर अगर हम ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की बात करें तो सभी जगह का कल्चर अलग अलग है। ऐसे ही कंट्रियों का भी कल्चर अलग अलग होता है। तो हमें यहाँ पर जो कल्चर है, जो टैक्स रूल्स है, जैसे अपने यहाँ पर टैक्स GST लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है, जिसे अभी 2025 में ही फिर से लेकर के आया गया था, लागू किया गया था। फर्स्ट टाइम इसे 2017 में लेकर के आया गया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, सभी कंट्री की अलग अलग होती है। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस का इन्वायरमेंट इन सारी चीज़ों से ही डिसाइड होता है, ठीक। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ही घुमा घुमा करके क्वेश्चंस पूछ लेता है और सब्जेक्ट का नाम ही है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, तो आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको समझना। और देखो आगे हम यहाँ पर देखते हैं इसके इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो IB लिखा है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, और कल्चरल इम्पैक्ट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट कल्चरल इम्पैक्ट, मतलब सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। जो इंटरनेशनल बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसमें कल्चर जो मतलब कल्चरल है या जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजियंस है, देखो आगे यहाँ लिखी हुई भी है चीज़ें, इसको समझेंगे तो ये सारी चीज़ें कैसे इंटरनेशनल बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है इसके बारे में हमें समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कल्चरल इम्पैक्ट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हमने देखे थे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से बन करके आए थे कि कल्चरल इम्पैक्ट को समझाओ, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट को समझाओ, सोशल इम्पैक्ट को समझाओ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट को समझाओ। तो आपको इस चीज़ को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजियन, फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, दिस अफेक्ट बिजनेस। हर देश की जो भाषा है, मतलब जो लैंग्वेज है, परंपरा है, धर्म है, खान पान है, लाइफ स्टाइल है, अलग अलग होती है और ये क्या है, बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है, प्रभावित करती है। कैसे करती है देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिज़ाइन बदलना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बदलना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग स्टाइल बदलनी पड़ती है। कई बार जैसे मान लो कि अगर किसी को कहीं पर हिंदी समझ में नहीं आती है और अगर हम वहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग है वो हिंदी में कर रहे हैं तो ये तो कोई काम का ही नहीं है। या अगर हम मार्केटिंग, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है और हम मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग हिंदी में कर रहे हैं तो यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हमें इसको यहाँ पर इस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, ठीक। फिर ब्रांड नेम भी बदलना पड़ सकता है। पैकेजिंग कल्चर के अनुसार करनी पड़ती है, जैसा कल्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, ये कल्चरल इम्पैक्ट है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो जो कल्चरल इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट में क्या हो रहा है कि कल्चरल इम्पैक्ट में यहाँ पर जो मतलब कंट्री है, डिफरेंट कंट्रीज है, वहाँ की डिफरेंट भाषा है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है,
ठीक है, फूड हैबिट है और रिलीजियंस है, लाइफ स्टाइल सबका अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, वरना बिजनेस इफेक्ट होगा। तो एक लाइन में आप इसको याद रखना, ठीक। तो ये है कल्चरल इफेक्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, एक इंडियन क्लॉथ्स कंपनी यूरोप में सेल शुरू करती है, ठीक है। इंडिया की कोई कंपनी है, वो यूरोप में सेल करना, कपड़े को सेल करना शुरू करती है। अब वहाँ के जो लोग हैं, मतलब यूरोप के जो लोग हैं, उन्हें सिंपल डिज़ाइन पसंद है। मतलब वहाँ के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, उन्हें सिंपल डिज़ाइन के कपड़े पसंद है, ठीक। कंपनी को हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े कम और सिंपल डिज़ाइन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, उनको यहाँ पर सिंपल कपड़े ही पसंद है, वो सिंपल कपड़े ही पहनेंगे और सिंपल कपड़े ही खरीदेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी को सिंपल कपड़े बना करके ही जो कपड़े हैं, जो क्लॉथ है, उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी आप याद रखना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब देखो सबसे पहले इंपोर्ट समझते हैं, एक्सपोर्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो इंपोर्ट, इम इसका बना लेना आप इन, इन मतलब होता है आना, ठीक है। आना मतलब सामान का आना, दूसरी कंट्री से सामान आ रहा है मतलब सामान इंपोर्ट हो रहा है। जब ये सामान आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का मतलब होगा सामान का जाना, एक्स का जाना, मतलब एक्स मतलब जाना उसका, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे बोलते हैं ना, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद में बोलते हैं ना, वो उसकी एक्स थी, वो उसकी एक्स थी, मतलब वो चला गया। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो कि एक्स का मतलब है जाना, मतलब सामान जब जाता है तो उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट मतलब होता है सामान का आना। कई बार क्या होता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसमें भी डाउट रहता है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर देखते हैं हम सोशल इम्पैक्ट। अभी हमने क्या देखे थे, कल्चरल इम्पैक्ट, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ की भाषाएं अलग रहती है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, रिलीजियन है, फूड हैबिट है, लाइफ स्टाइल अलग अलग है, उसी हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, वरना बिजनेस इफेक्ट होता है। ये क्या था, कल्चरल इम्पैक्ट था। अब हम देखते हैं सोशल इम्पैक्ट के बारे में। देखो सोसाइटेबल हैबिट, एजुकेशन लेवल, पॉल्यूशन, बाइंग बिहेवियर अफेक्ट द बिजनेस। समाज की आदतें, एजुकेशन लेवल, पॉल्यूशन, बाइंग बिहेवियर बिजनेस को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, देखते हैं जो इसके इम्पैक्ट हैं। देखो समाज की जो आदतें हैं, सोसाइटी में जो भी पीपल है या जो भी पर्सन है, सभी की हैबिट्स अलग अलग होती है, सभी कंट्री का एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है, पॉल्यूशन अलग अलग होता है, बाइंग बिहेवियर बिजनेस अलग अलग होता है, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या करती है, ये बिजनेस को यहाँ पर प्रभावित करती है। इसका हम यहाँ पर इम्पैक्ट देखते हैं। डिमांड तय होती है, डिमांड तय होती है मतलब जैसे जो लोगों की पसंद है, नापसंद है, उस हिसाब से कंपनी जो है, कंपनी यहाँ पर डिमांड मतलब फिक्स होती है कि लोगों को जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी वो चीज़ कंपनी ज़्यादा बनाएगी, जो चीज़ पसंद नहीं होगी वो चीज़ यहाँ पर कंपनी नहीं बनाती। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखे कि यूरोप के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर सिंपल कपड़े पसंद है, तो अब कंपनी क्या करेगी, सिंपल कपड़े बनाएगी। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये डिमांड तय हो रही है, ठीक। फिर उसके बाद में है टारगेट कस्टमर्स डिसाइड होते हैं। टारगेट कस्टमर डिसाइड होते हैं मीन्स देखो जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर अपना जो सामान है, अपना सामान किस कस्टमर को बेचना है ये डिसाइड करती है, तो टारगेट कस्टमर्स डिसाइड होते हैं, ठीक। उसके बाद में है प्राइस लेवल सेट। अब यहाँ पर जो प्राइस लेवल सेट है, जो प्राइस है उसका लेवल सेट होता है। कैसे होता है, जैसे जो लोगों की इनकम है, उनकी खरीदने की जो क्षमता है उसको देखा जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पर जो सामान है, सामान का प्राइस लेवल सेट किया जाता है। अब यहाँ पर मान लो कि कोई बहुत ही मतलब मान लो कि जैसे कि किसी की इनकम बहुत कम है,
वो सामने जो भी मतलब सामान है XYZ उसको वो परचेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो कंपनी जो है, कंपनी उसका ऐसा रेट रखेगी कि वो जो भी पर्सन है वो उसे खरीद सके। और यहाँ पर एक एक पर्सन के इनकम के हिसाब से तो नहीं रखा जाएगा ना किसी भी चीज़ को रेट को। तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरऑल हम कंट्री की इकोनॉमी को देखते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, क्योंकि कंट्री की अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है मतलब वहाँ के जो लोग हैं, लोगों का भी ग्रो हो रहा है, उनकी भी इनकम बढ़ रही है। ठीक, तो इस हिसाब से क्या होता है, प्राइस लेवल सेट होता है। ठीक, आगे देखो लास्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलती है। अब जैसे देखो हर कंट्री की लैंग्वेज अलग है, रिलीजियन अलग है, ट्रेडिशन अलग है, फूड हैबिट अलग है और लाइफ स्टाइल अलग है। तो जहाँ का जैसा कल्चर होगा उसी हिसाब से मार्केटिंग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जैसे मान लो मैं अपने इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया में जैसे हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में क्या है कि बहुत ही कम लोगों को वहाँ पर हिंदी समझ में आती है। अगर हम वहाँ पर किसी भी चीज़ का हिंदी में एडवर्टाइजिंग करें, मार्केटिंग करें तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं आपको इसीलिए वहाँ का एग्जांपल दे रही हूँ साउथ का, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद रह कर के आई हूँ, लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनको बिल्कुल हिंदी समझ में नहीं आती है, तमिल समझ में आती है। उनसे जब हिंदी में बात करते थे हम, उनको कुछ समझ में नहीं आता था और उनकी तमिल हमें समझ में नहीं आती थी। अब मान लो कि मैं वहाँ पर जा कर के उन लोगों को MBA के बारे में बताती, ठीक, एक एग्जाम्पल है ये, तो उनको MBA के बारे में बताती और हिंदी में बताती तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उनको समझ में आती है या तो इंग्लिश या तो फिर तमिल। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जिसकी जैसी लैंग्वेज है, जिसका जैसा ट्रेडिशन है, उनको उसी हिसाब से यहाँ पर चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, मतलब एडवर्टाइजिंग करना चाहिए चीज़ों की या मार्केटिंग करना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, सोशल इम्पैक्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, किसी भी कंट्री में वर्किंग वुमेन ज़्यादा है, मतलब वर्किंग वुमेन ज़्यादा है, जो वुमेन है वो यहाँ पर जैसे जॉब बहुत ज़्यादा कर रही है किसी भी कंट्री में, तो रेडी टू ईट फूड और ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि वर्किंग वुमेन के पास में टाइम कम है, वो शॉपिंग करेगी या खाना बनाएगी या अपनी जॉब करेगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, रेडी टू ईट फूड और ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा चलने लग गई है। ठीक, कंपनी कन्वेंशियस प्रोडक्ट बेचती है, मतलब जो कंपनी है, कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बेचती है जो यहाँ पर इजीली मतलब सोसाइटी में बिक सके या जो कंट्री में है जो लोग हैं वो खरीद सके। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से ये सोशल इम्पैक्ट है, सामाजिक प्रभाव है। ठीक, समाज में प्रभाव किस चीज़ से पड़ रहा है, एजुकेशन लेवल से, समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आदतों से, पॉपुलेशन से, इन सारी चीज़ों से यहाँ पर क्या हो रहा है, सोशल इम्पैक्ट हो रहा है। फिर एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट। देखो, फर्स्ट जो टॉपिक है वो बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से देखे गए थे, इसीलिए हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट मतलब राजनीतिक प्रभाव। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्टेबिलिटी, ट्रेड रूल्स, टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस। सरकार की पॉलिसी, स्टेबिलिटी, ट्रेड रूल्स, टैक्स इंटरनेशनल बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, स्टेबिलिटी है, ट्रेड रूल्स है, टैक्स है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करती है, मतलब डायरेक्ट प्रभाव डालती है उस पर। कैसे डालती है देखते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स बदल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखे थे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो सामान का आना और जाना है, इसके लिए जो रूल्स हैं ये बदल सकते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट के थ्रू। टैक्स और ड्यूटी बढ़ सकती है या घट सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स बदलते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई भी जो कंट्री है, फॉरेन की कंट्री, जैसे कि अपने यहाँ पर मान लो कि मतलब जो फॉरेन है या अदर कंट्री की जो कंपनी है, एप्पल है, अमेज़ॉन है, कोई भी एक कंपनी हमारे इंडिया में वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके लिए रूल्स बदल जाते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। जो अपने यहाँ पर पॉलिटिकल सेक्टर है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इफ़ेक्ट करती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से बिजनेस रिस्क होता है, मतलब अगर पॉलिटिकल में स्थिरता नहीं रहेगी तो बिजनेस में रिस्क भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 देश के बीच में ट्रेड बैन लग गया। ठीक है, ट्रेड बैन लग गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तुरंत रुक गया, कंपनी का लॉस हो गया।
ठीक, तो ये क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। मतलब एक प्रकार से हम देखें तो जो पॉलिटी में होंगे या जो पॉलिटिकल सेक्टर है, ठीक है, जो बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, हम अधिकारियों का नाम नहीं ले सकते, वो तो एक मतलब अलग चीज़ है, लेकिन जो पॉलिटिकल फैक्टर है या जो पॉलिटी से रिलेटेड लोग हैं, वो कई बार क्या होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल्स को बदल देते हैं, टैक्स और ड्यूटी बढ़ जाती है या घट जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स बदल जाते हैं, और अगर पॉलिटी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली बिजनेस में रिस्क आएगा। जैसे आप सभी को याद होगा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, अभी 2025 की बात है, बहुत बड़ा मामला भी बन गया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से हमारी जो इंडिया है, इंडिया का सामान बहुत महंगा हो गया था। तो अभी हम जब टैरिफ बैरियर पढ़ेंगे तब मैं आपको उस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी। तो आगे देखते हैं अभी हम इसको। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक, ये हमारा लास्ट मतलब जो इम्पैक्ट है, लास्ट इम्पैक्ट यहाँ पर है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव, द स्टेट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, इनकम लेवल, इन्फ्लेक्शन, एक्सचेंज रेट ग्रोथ और अफेक्ट बिजनेस। मतलब देखो, देश के इकोनॉमी की स्थिति, मतलब जो कंट्री है, कंट्री की, देश की जो इकोनॉमी की स्थिति है, कंडीशंस है, इनकम लेवल, इन्फ्लेक्शन, एक्सचेंज रेट ग्रोथ बिजनेस को प्रभावित करती है। देखो, सबसे पहले तो इनकम लेवल क्या होता है, इन्फ्लेक्शन क्या होता है और एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसे हम समझते हैं। देखो, इनकम लेवल मतलब आय स्तर, किसी व्यक्ति या देश की कमाई या आय की मात्रा को इनकम लेवल कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या देश की कमाई की आय की मात्रा को इनकम लेवल कहते हैं। इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है मुद्रास्फीति। समय के साथ सामान और सेवाओं की कीमतों का लगातार बढ़ना इन्फ्लेक्शन कहलाता है। एक्सचेंज रेट, एक देश की मुद्रा को मतलब करेंसी को, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलने की दर को एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड वाली हो रही है। ठीक, तो आगे देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल और इसके जो इम्पैक्ट हैं उसको। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, देखो बिजनेस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। परचेसिंग पावर डिसाइड होती है। अब देखो, परचेसिंग पावर डिसाइड होती है मतलब लोगों की जैसी मतलब इनकम रहेगी, लोगों की जैसी आय रहेगी, उनका परचेसिंग पावर भी वैसा ही रहेगा। अब किसी की सैलरी मान लो महीने की 25-30 हज़ार है या 50 हज़ार भी है, तो BMW या मर्सिडीज जैसे कार को लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों की जो इनकम है, इनकम पर ही डिसाइड होता है उसका परचेसिंग पावर। करेंसी रेट प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। परचेसिंग मतलब जो करेंसी रेट है, करेंसी रेट प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे यूएसए की जो हमने करेंसी देखे थे, यूएसए की करेंसी जो डॉलर है, अगर $1 को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 90 to 91 होता है। ठीक, अगर ये जो रेट है, ये रेट या तो बहुत ऊपर चले जाए या बहुत नीचे आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, करेंसी रेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इन्फ्लेक्शन मतलब महंगाई की वजह से कॉस्ट बढ़ता है। जैसे कि पहले जो सामान 100 रुपये में आ जाता था, अब उतना ही सामान 100 रुपये में नहीं आता है। उसके लिए यहाँ पर जैसे पैसे ज़्यादा लगते हैं, या 200 रुपये में, एक एग्जांपल 200 रुपये में वो सामान आता है। मतलब इन्फ्लेक्शन की वजह से कॉस्ट बढ़ता है, महंगाई बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मार्केट में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। किसी देश में लोगों की इनकम कम है तो लग्जरी कार नहीं बिकती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी। स्मॉल बजट कार ज़्यादा बिकती है, जैसे कई लोग नैनो कार जो थी, शायद नैनो ही कार थी, वो 1.5 लाख रुपए समथिंग में आती थी, तो वो ज़्यादातर दिखने लग गई थी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल बजट कार ज़्यादा बिकने लग जाती है, क्योंकि लोग अपने बजट के हिसाब से ही अपना परचेसिंग पावर डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्या हो रही है, मतलब ये सारी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये बिजनेस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकेंड टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिया। सेकेंड टॉपिक देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूमंडलीकरण।
सबसे पहले हम इसके भी यहाँ पर मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे। देखो इसकी जो मीनिंग दी हुई है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच countries become interconnected and interdependent through trade, investment, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल। देखो जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, या हम इसको भूमंडलीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें दुनिया के अलग अलग देश व्यापार, निवेश, तकनीक, जानकारी और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और परस्पर निर्भर हो जाते हैं, ठीक। जैसे जब गुड्स, सर्विसेज, मनी, टेक्नोलॉजी और आइडिया एक देश से दूसरे देश में आसानी से जाने लगते हैं, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसका बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पर अपने कॉलोनी की जब मम्मी, चाची, दादी, बुआ जो भी रहती है, सब लोग मिल करके इधर की इन्फॉर्मेशन उधर करना, उधर की इन्फॉर्मेशन इधर करना, तो वो भी एक प्रकार का ग्लोबलाइजेशन ही हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेशनल बिजनेस में भी होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में या ग्लोबलाइजेशन में भी होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को यहाँ पर अपने पास के जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके पास में आइडियाज़ है, टेक्नोलॉजी है, जो भी उसका नॉलेज है, वो सारी चीज़ें दूसरी कंट्री को देती है, और दूसरी कंट्री के पास में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो दूसरी कंट्री को देती है। तो ऐसे ही अपनी कॉलोनी में भी आंटियाँ लोग करती है, एक को मतलब जिस आंटी के पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो दूसरे को बताती है, दूसरे के पास जो रहेगा वो अगले को बताती है। इस तरीके से वो भी एक ग्लोबलाइजेशन है। और यहाँ पर भी कंट्रियाँ आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा ही करती है, जिसके पास में जो नॉलेज है, आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी, वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ठीक। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है मैकडोनाल्ड। सभी ने इसका नाम सुना है, लेकिन ये कंपनी कहाँ की है? हमारे इंडिया में भी है, लेकिन ये एक्चुअल में कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है। लेकिन उसके रेस्टोरेंट इंडिया में भी है, जापान में है, ब्रिटेन में है, और संयुक्त अरब अमीरात यूएई हर जगह पर है। हमारे इंडिया में जो मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड की मतलब जो फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी दो कंपनियों के पास में है। एक है कॉर्न्स प्लाजा रेस्टोरेंट, ठीक है, कॉर्न्स प्लाजा रेस्टोरेंट, और दूसरी है यहाँ पर वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना है, आपको भी ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो अपनी इंडिया में ये दो कंपनियों के पास में मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी है, क्योंकि मैकडोनाल्ड डायरेक्ट अपने नाम से यहाँ पर अपनी कंपनी नहीं चला सकता है, इसीलिए इसने इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी दोनों कंपनियों को दे करके रखा है। इसके थ्रू यहाँ पर मैकडोनाल्ड काम कर रहा है। सेम इसकी जो भी सेम टेस्ट है, सेम क्वालिटी है, सारी चीज़ें हमें इंडिया में भी वैसे ही प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। एप्पल के आईफोन दुनिया के कई देशों में डिज़ाइन हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और सेल होते हैं। एप्पल यूएसए की कंपनी है जो क्या करती है? आईफोन बनाती है। लेकिन हमारे इंडिया में भी एप्पल कंपनी के जो फ़ोन है, आईफोन है, वो अवेलेबल है, ठीक। जो अमेज़ॉन है अलग अलग देशों में ऑनलाइन सेलिंग करता है। अमेज़ॉन से हम सब लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सभी लोग करने लग गए हैं आजकल। लेकिन ये भी कंपनी कहाँ की है? ये भी कंपनी यूएसए की है। लेकिन देखो अब ये कंपनी हमारे इंडिया में तो आई, लेकिन यहाँ के जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे हमने इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें हमने यहाँ पर देखा था कि किसी भी कंपनी को अगर दूसरी कंट्री की वो कंपनी है और अगर उसे हमारी कंट्री में यहाँ पर बिजनेस करना है तो उसे यहाँ पर सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, टैक्स, करेंसी रेट, सब कुछ को। तो यहाँ पर जो एप्पल है, अमेज़ॉन है, मैकडोनाल्ड है, ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। टोयोटा जापान कंपनी है, लेकिन कार ग्लोबल मार्केट में बेचती है। मतलब देखो यहाँ पर जो ये कंपनियों के नाम हम पढ़ रहे हैं, तो ये दूसरी कंट्री की कंपनी है, लेकिन हमारी कंट्री में भी अवेलेबल है। किस कारण से है? ग्लोबलाइजेशन के कारण यहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक। एक देश की कंपनी जब कई देश में प्रोडक्ट
प्रोडक्शन, सेलिंग, सर्विसेज करती है, उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, हर जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते होगे, हर क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ में ये बातें बोली है। अब आपको लग रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन में हम यहाँ पर कैसे डायग्राम बनाए, कैसे यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाए। तो अब देखो, यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसी में से आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में इस तरीके से यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट या कह सकते हैं कि डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्रोडक्शन, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, फिर है सेलिंग, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सर्विसेज। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। तो जो कॉपी चेक करने वाला रहता है ना, वो अगर इस तरीके से आपकी कॉपी में डायग्राम देखेगा तो आपको ज़्यादा कुछ उसे बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद समझ जाएगा कि बच्चे को सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तभी उसने इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया है, डायग्राम बनाया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको हर पेज में, मैं कहूँगी तो हर पेज में, हर क्वेश्चन के आंसर में आपको फ्लो चार्ट बना करके आना ही है। ठीक, तो आगे देखते हैं इसको। ग्लोबलाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन जब सभी कंट्रियां आपस में मिल करके अपने जिसके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, नॉलेज है, वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं आप। ग्लोबलाइजेशन से देशों के बीच में ट्रेड और बिजनेस बढ़ता है। ट्रेड और बिजनेस क्या होता है, दोनों यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ट्रेड और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें, बहुत ही छोटा सा डिफरेंसेस है। लेकिन ट्रेड क्या होता है, ट्रेड मतलब सिर्फ खरीदना और बेचना। खरीदना और बेचना मतलब, जैसे मान लो कि कोई सामान है, ठीक है, कोई भी सामान है, XYZ कोई भी ये सामान है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि कोई होलसेल की शॉप है, ठीक, होलसेल की शॉप है, होलसेल की शॉप से यहाँ पर कोई छोटी स्मॉल शॉप, कहते हैं ना चिल्लर दुकान होती है एक, और होलसेल की शॉप से वो जैसे गांव में देखा जाता है किराना दुकान, ठीक है। किराना दुकान वाले क्या काम करते हैं, नॉर्मली शहरों में जाकर के थोक दुकान से सामान लाते हैं, उसको दुकान में फिर बेचते हैं, उसी पैसे से दूसरा सामान लाते हैं, फिर उसको बेचेंगे, फिर पैसा, इस टाइप से चीज़ें होते जाती है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसी को कहा जाता है ट्रेड, ठीक है, इसी को कहा जाता है ट्रेड। ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट होता है। और जो बिजनेस है, बिजनेस एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें यहाँ पर जैसे कहना चाहिए कि जो पैसे कमाने की ऑल इकोनॉमी एक्टिविटी की जाती है, जैसे कि यहाँ पर कंपनी बनाना, सामान बनाना, फिर उसको बेचना और एक बड़े पैमाने पर पैसा कमाना, उसे कहा जाता है बिजनेस। और ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा सा डिफरेंसेस है। आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, चीज़ें अपने आप आपसे बनते चले जाएगी, ठीक है। देखो, हम यहाँ पर देख रहे थे जो ग्लोबलाइजेशन है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। फर्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन से देशों के बीच में ट्रेड और बिजनेस बढ़ता है, कंपनीज को वर्ल्ड वाइड मार्केट मिलता है, कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइस और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पर एप्पल जैसे अच्छी क्वालिटी के फ़ोन हमें मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी और नॉलेज तेज़ी से फैलता है। जब एक दूसरे को यहाँ पर नॉलेज दिया जाएगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री को नॉलेज देगी, तो ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है, नॉलेज तेज़ी से फैलता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती है, जैसे अमेज़ॉन हमारे यहाँ पर है, मैकडोनाल्ड है, एप्पल है, और भी बहुत सारी कंपनी है हमारे इंडिया में दूसरी कंट्री की। तो अब हमारे इंडिया में जब वो मतलब कंपनियाँ हैं, तो उस कंपनी में काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, एम्प्लॉय भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पर लोगों को जो काम मिल रहा है, जो जॉब मिल रही, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी, रिसोर्स का बेटर यूज़ संभव हो पाता है, कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन भी बहुत इजी टॉपिक है, ये भी टॉपिक आपका यहीं पर एंड होता है। और कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करके पूछते हैं, तो बच्चे को लगता है कि अगर मैं आंसर भी रिपीट कर करके लिखूंगा तो मुझे नंबर नहीं मिलेंगे क्या। अरे भाई, जब सामने वाले ने ही क्वेश्चन रिपीट कर करके दिया है तो आपको आंसर रिपीट कर करके लिखने में क्या दिक्कत है,
है ना। और कई बार जैसे आपको यहाँ पर हम सिर्फ टॉपिक का नाम दे रहे हैं, अब इस टॉपिक से रिलेटेड वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टॉपिक को देखना है और उसके बारे में आपको जो भी पूछा जाता है सबसे पहले तो मीनिंग डेफिनेशन लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ और जो भी है फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिखना स्टार्ट करो। तो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक 3 है मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। अब देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती है। और मल्टीनेशनल कंपनी देखो अगर शॉर्ट में आपको दिखे ना MNC, तो ये है मल्टीनेशनल कंपनीज इज अ कंपनी दैट ऑपरेट इट्स बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री सच एज अ फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स। मल्टीनेशनल कंपनीज वह कंपनी है जो एक से ज़्यादा देश में अपना बिजनेस चलाती है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में अभी हमने देखे कि जो मैकडोनाल्ड है, एप्पल है, अमेज़ॉन है, इन्फोसिस भी मल्टीनेशनल कंपनी है, और भी जैसे मारुति सुजुकी है, और मतलब जो नाइकी के शूज़ मिलते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ठीक। तो मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती है, जो एक कंट्री में ही बिजनेस ना करते हुए दूसरी कंट्रियों में भी बिजनेस करती है, उसे कहा जाता है मल्टीनेशनल कंपनियां। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोगों को अगर 1 से 2 बार अगर वीडियो देखोगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो कौन कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और ये कहाँ की है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, आपको एग्ज़ाम में लिख करके भी आना है। देखो टॉप मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया, गूगल हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, जो IT एंड इंटरनेट सर्विसेज दे रहा है, ये USA अमेरिका की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड सर्विसेज दे रहा है, अमेरिका की कंपनी है। अमेज़ॉन ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक सर्विसेज दे रहा है, USA की कंपनी है। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमें प्रोवाइड करें, सैमसंग के फ़ोन हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी कहाँ की है, साउथ कोरिया की है। एप्पल यहाँ पर देखो ये डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी दे रहा है, ठीक है, USA की कंपनी है। कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा है, ये भी USA की कंपनी है। पेप्सिको फूड एंड बेवर्ज ये भी USA की कंपनी है। और टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशंस ये ऑटोमोबाइल कंपनी है जो जापान की है। ऐसे ही मारुति सुजुकी भी अपने इंडिया की कंपनी है, लेकिन जो मारुति है वो इंडिया की है और उसमें जो सुजुकी है जापान की। दोनों ने ज्वाइंट वेंचर के थ्रू एक ऑटोमोबाइल कंपनी खोल ली है और अपनी इंडिया में मारुति सुजुकी नाम से यहाँ पर कंपनी चल रही है। तो देखो अगर आपको यहाँ पर एक कॉमन सी चीज़ मैं बता दूँ कि ज़्यादा मतलब आपको लग रहा होगा कि कौन सी कंपनी कहाँ की है, क्या है, कन्फ्यूज़न होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा USA की ही कंपनी याद कर लो, तो आपको कंट्री ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कॉमन कंट्री आपको याद रखना है USA की, और सिर्फ कंपनियों के नाम याद कर लो, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना, ताकि ज़्यादा आपको इसमें कंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 1-2 अपने इंडिया की कंपनियों के नाम लिख देना तो और अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो अब यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंस हैं मल्टीनेशनल कंपनी के, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार बढ़ते हैं, जब मल्टीनेशनल कंपनियां रहेगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ही। मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग देशों में जॉब क्रिएट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाती है, दूसरे देशों से पैसा। FDI इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दूसरे देशों से पैसा ला करके इकोनॉमी को मजबूत करती है, ठीक। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, नई टेक्नोलॉजी, मशीन्स और स्किल्स लोकल मार्केट में लेकर के आती है। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इम्प्रूव, बेटर प्रोसेस और स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होती है। फिर लास्ट है एक्सपोर्ट बढ़ाती है, दूसरे देशों में गुड्स बेच करके एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ाती है, ठीक है। ये क्या है मल्टीनेशनल कंपनी के इम्पोर्टेंस हैं। अब हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर टैरिफ बैरियर। फोर्थ टॉपिक है हमारा टैरिफ बैरियर, मतलब टैरिफ बाधाएं। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ मतलब होता है यहाँ पर जैसे कोई मतलब दूसरी कंट्री है, जैसे हम एक यहाँ पर समझते हैं, पहले तो टैरिफ को समझेंगे। देखो ये USA है
और ये है अपना इंडिया। ठीक है, इंडिया से मान लो कि कोई सामान यूएसए जा रहा है। अब यूएसए सामान जा रहा है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है सामान, ठीक, जा रहा है कहाँ, यूएसए में सामान जा रहा है, कहाँ से, इंडिया से। अब यूएसए की जो गवर्नमेंट है, यूएसए की गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या लगा दी, टैरिफ लगा दी, हम कह सकते हैं टैक्स लगा दी। तो इसी को क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। और अभी जैसे इसके पहले मैंने डिस्कस करी थी कि ट्रंप ने अभी 2025 में टैरिफ लगाया था। मतलब हमारे इंडिया से जो सामान यूएसए जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, उस सामान पर ट्रंप ने 25% से लेकर के 50% तक यहाँ पर टैरिफ लगा दिया था, मतलब टैक्स लगा दिया था। जिससे क्या हो रहा था, जिससे हमारी इंडिया का जो सामान था वो महंगा हो रहा था। तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे अपनी इंडिया का सामान महंगा हो रहा था तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं, ये नेगेटिव चीज़ है। क्यों नेगेटिव चीज़ है? क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि हमारे इंडिया से यूएसए में मान लो कि क्लॉथ एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, क्लॉथ एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब हम अपने इंडिया से जो है कपड़े अमेरिका को भेज रहे हैं। ठीक, पहले टैरिफ कम था, मतलब टैक्स कम था, तो ये कपड़ा 100 रुपये में पहुंच जा रहा था। कहाँ? यूएसए में पहुंच जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब 25% टैरिफ लगा, ठीक, जब 25% टैरिफ लगा तो यहाँ पर 25% टैरिफ लगने से यही 100 रुपये वाला कपड़ा 125 का हो गया। ठीक, अब ये यहाँ पर यही क्या हो गया, 125 का हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, कपड़ा महंगा हो गया, इंडिया को तो पैसा ज़्यादा मिला, लेकिन वहाँ के लोगों की सोच क्या बन गई कि अरे इंडिया के कपड़े तो महंगे पड़ रहे हैं, क्यों ना दूसरी कंट्री से कपड़ा मंगा लिया जाए। जैसे वियतनाम से भी कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं, तो वियतनाम से कपड़े एक्सपोर्ट करा लिया जाए, क्योंकि वहाँ के कपड़े सस्ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया ने एक बार पैसे अर्न तो कर लिया, लेकिन सेकंड टाइम के लिए उसकी जो इमेज थी वो ख़राब हो गई, उसका जो यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस है वो डाउन हो गया। और यहाँ पर देखो, जो मतलब इंडिया है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है सामान, गुड्स या सर्विसेज, जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट यहाँ पर धीरे धीरे उसका ख़त्म हो जाएगा। मतलब दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अपने यहाँ की इकोनॉमी नीचे चले जाएगी। क्यों? क्योंकि कंट्री में तो कहीं से पैसा आएगा ही नहीं, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा या हो सकता है कि बंद हो जाए। तो इसीलिए जो टैरिफ लगा था, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था उसका विरोध किया गया था। अभी हाल ही की बात है, आप लोग को सभी को याद होगा। तो ये होता है टैरिफ। टैरिफ मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट होता है सामान, उस पर टैक्स लगा देती है, उसे कहा जाता है टैरिफ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टैरिफ बैरियर क्या होते हैं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना, ताकि आपको ना ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी ना जाए। ठीक, देखो, टैरिफ बैरियर आर टैक्स और custom duties that government impose on foreign import to make them more expensive and protect domestic industry. टैरिफ बैरियर वे कर मतलब टैक्स या सीमा शुल्क जिसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी है, जो गवर्नमेंट विदेशी वस्तुओं मतलब इंपोर्ट्स पर लगाती है ताकि वे महंगी हो जाए और देसी उद्योग की सुरक्षा हो सके। ठीक है, देखो जो टैरिफ है, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ तो अभी हमने समझ ली कि एक प्रकार का एक्सपोर्ट होने वाली मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में कहीं से सामान आ रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट हो रहा है ना सामान, दूसरी कंट्री से सामान तो इंपोर्ट हो रहा है, तो इंपोर्ट होने वाले सामान पर जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। जैसे मान लो कि अपने यहाँ मतलब जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री अपने यहाँ के, अगर उन्होंने दूसरी कंट्री से जो सामान आ रहा है उस पर टैक्स लगा दिए, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, हम इसको टैरिफ बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्यों लगाया जाता है, ताकि दूसरी कंट्री का जो सामान है वो महंगा हो जाए,
महंगा हो जाए और अपने यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो घरेलू उद्योग है, उनको यहाँ पर बढ़ावा मिला, मतलब बढ़ावा मिले, इसीलिए यहाँ पर ऐसा किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल, भारत में विदेशी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी। मान लो सपोज दैट भारत सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है, विदेश से आने वाली लग्जरी कारों जैसे BMW या मर्सिडीज जैसे जो कारें हैं, उन पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब जो टैरिफ हम कह सकते हैं, लगा देती है। तो इससे क्या होगा, अगर किसी कार की असली कीमत, मतलब जो एक्चुअल प्राइस है किसी भी कार का, वो कितना है 20 लाख, ठीक है, 20 लाख, सरकार ने 100% टैरिफ लगा दिया, तो भारत में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 40 लाख, मतलब सीधे डबल रेट हो जाएगा। तो भाई 20 लाख की चीज़ को कोई 40 लाख में खरीदना पसंद करेगा क्या? कोई नहीं खरीदेगा, है ना। अब विदेशी कार बहुत महंगी हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, सस्ती कारें खरीदेंगे और अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली ही कारों को खरीदेंगे, जैसे टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी। मारुति अपने इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है, दोनों ने जॉइंट वेन्चर के थ्रू एक ऑटोमोबाइल कंपनी बना ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लोग 20 लाख की चीज़ को 40 लाख में खरीदना पसंद नहीं करेंगे, वो अपने इंडिया की ही यहाँ पर जो कारें हैं उनको लेना पसंद करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे अपने यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिल रहा है, इसीलिए ऐसा जो कहना चाहिए टैरिफ लगा दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। और देखो टैरिफ बैरियर का मुख्य उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ बैरियर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना। जैसे कि चाइना के जो टॉयस हैं अपने इंडिया में बहुत सस्ते हैं, मान लो कि अगर उस पर बहुत हाई टैरिफ लगा दिया जाए, वो अपने इंडिया में क्या होंगे, फिर महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा, अपने इंडिया की जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगा। जो इंडिया के टॉयस हैं लोग उसको नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो बहुत ही महंगे होते हैं। भले ही चाइना के टॉयस जो हैं वो मतलब जल्दी ख़राब हो जाते होंगे, ख़राब होने के बाद कभी सुधरते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लोग उसी को खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ते होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री नीचे चले जाती है और टैरिफ लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, वहीं पर चाइना के जो टॉयस है वो महंगे हो जाएंगे और हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलने लग जाएगा। तो जो टैरिफ बैरियर है उसका ऑब्जेक्टिव यही है। फर्स्ट, गवर्नमेंट रिवेन्यू बढ़ता है, मतलब जो गवर्नमेंट की आय है वो बढ़ने लग जाएगी। इम्पोर्ट्स को कम करना, मतलब जो सामान दूसरी कंट्री से आ रहा है, सामान आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड बैलेंस सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। जब सरकार विदेशी सामान पर टैक्स लगाकर उसे महंगा कर देती है तो उसे ही टैरिफ बैरियर कहते हैं। एक लाइन में अगर आप याद रखना चाहते हो तो इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ना। जब सरकार विदेशी सामान पर टैक्स लगाकर उसे महंगा कर देती है उसे टैरिफ बैरियर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो 5th टॉपिक दिया हुआ है। 5th टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है वो है IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, जैसे अगर आपको एग्जाम में ये शॉर्ट नेम देता है तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी, आप भी इसको ध्यान रखना कि इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो मीनिंग है उससे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले जो इसकी मीनिंग दी हुई है, आपको भी सबसे पहले एग्ज़ाम में इसी तरीके से मीनिंग लिखना है क्योंकि मीनिंग में बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई रहती है। इसलिए मीनिंग को आप बहुत अच्छे से समझना और एग्ज़ाम में भी आपको लिख करके आना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो मीनिंग है, The IMF is an international financial institution that was established in 1944. Its main objectives are to maintain global economic stability, promote international trade and provide financial assistance, मतलब वित्तीय सहायता। ठीक, to countries facing economic crisis, मतलब
IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई है? 1944 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्व में, या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को आर्थिक सहायता देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक, आपको देखो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मिल गई। अब हम जैसे बोलते हैं आपको कि आपको हर टॉपिक में या हर क्वेश्चन में, हर पेज में फ्लो चार्ट बनाना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो कहीं कोई फ्लो चार्ट दिख नहीं रहा है, हम कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे? तो बहुत ईजी है, आप हेडिंग डाल सकते हो IMF। आप इसमें सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म लिखना है, उसके बाद में आप यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करके, सबसे पहले तो ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। उसके नीचे आप लिख सकते हो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1944। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव करके आप लिखिए। और यहाँ पर जो हमने 3 ऑब्जेक्टिव बताए, कौन कौन से? ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो 1 बाय 1 करके, और इसको फिर अच्छे से आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो। तो ये इसी प्रकार से आपको यहीं से चीज़ों को ढूंढ करके फ्लो चार्ट बनाते हुए आना चाहिए। ठीक, तो ये आगे देखते हैं इसको हम। The IMF, International Monetary Fund, provide loan to countries around the world when they face economic crisis। देखो, IMF दुनिया के देशों को तब लोन देता है जब वे आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। IMF कंट्रियों को लोन तो देता है, लेकिन कब देता है? जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस में हो, आर्थिक संकट में हो। ऐसे नहीं कि कोई भी कंट्री आई और उसने बोली कि हमें लोन चाहिए, या हमें मतलब कहना चाहिए कि पैसों की ज़रूरत है, तो IMF उन्हें पैसा दे देगा। नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसी कंडीशन पर ही जो IMF है वो कंट्रियों को पैसे देता है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक, देखो, विदेशी मुद्रा की कमी, जैसे इसे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने लिख दिए हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए। फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज, मतलब जैसे कि मान लो हमारे इंडिया की ही बात करते हैं हम, जैसे हमारे इंडिया में फॉरेन कंट्री से कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज हो चुका है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम IMF के पास में जा कर के उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हेवी डेप्ट हो चुका है, मतलब कर्जा हो चुका है, इकोनॉमिक रिसेशन आ चुका है, मतलब आर्थिक मंदी आ चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में ही जो IMF है किसी भी कंट्री को वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए और उसके पास इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से सामान जो आ रहा है, दूसरी कंट्री से सामान बुलाने के लिए अगर उसके पास में पैसे नहीं हैं, तो वह IMF से सहायता ले सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पर डॉलर की बात कर रहा है, मान लेते हैं कि जो अपना इंडिया है, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। ठीक, और USA की करेंसी क्या है? डॉलर है। अब यहाँ पर हमारे इंडिया के पास में मान लो कि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर इंडिया USA से जो है सामान बुला रहा है, मतलब USA सामान क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया के पास से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, मतलब सामान को बुला रहा है। ठीक, अब सामान को बुलाने के लिए इंडिया के पास में अगर पैसे नहीं हैं, डॉलर नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया USA से कोई भी सामान खरीदेगा तो वहाँ की जो करेंसी है, वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर है, तो उसे डॉलर में ही यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा हमारे इंडिया को। और हमारे इंडिया के पास में मान लो कि डॉलर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिया है वो IMF से हेल्प ले सकता है। ठीक, तो IMF क्या है?
IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, साथ में यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसको प्रमोट करना, साथ ही यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आते हैं तो ऐसी कंडीशन में कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। देखो अब इसके जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसके जो उद्देश्य हैं, IMF के उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता। ठीक, देखो विश्व में मुद्रा मतलब करेंसी की स्थिरता बनाए रखना IMF का ये एक उद्देश्य है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो भी देश आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं उनको लोन देने का काम करता है IMF। फिर है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मतलब विनिमय दर में स्थिरता, मुद्रा विनिमय दर को स्थिर बनाए रखना। फिर है रिड्यूस पुअर्टी, मतलब जो गरीबी है गरीबी को कम करना, और प्रमोट ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास में मदद करना। अब देखो आप यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, सारे पॉइंट को आप बढ़िया फ्लो चार्ट में लिखना। आप फ्लो चार्ट इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक, आपको जैसे बनाना है, जैसे भी आपको बनाना है आप बना करके लिख सकते हो। एक पेज में बढ़िया फ्लो चार्ट बनाना, सारे पॉइंट को लिखना, उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को फिर आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। देखो अब देखते हैं WTO, जो हमारा 5th टॉपिक है। 5th टॉपिक के अंदर हमें टोटल सब टॉपिक 5 सब टॉपिक हमें पढ़ना है। IMF हमने पढ़े, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी पढ़ेंगे, इसके बाद वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, नाफ्टा पढ़ना है, और FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ना है। बड़ा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलना। ठीक, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मीनिंग दी हुई है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको एग्जाम पेपर में WTO दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1995. It make rules to regulate and promote international trade between countries. देखो WTO क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO, जिसे इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया है? 1995 में किया गया है। ठीक, और यहाँ पर ये क्या काम करता है? देशों के बीच में, मतलब जो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग कंट्रियों के बीच में जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए रूल्स बनाने का काम करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना, बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? नियम बनाता है। ठीक, अलग अलग कंट्रियों के बीच में इंटरनेशनल बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, मतलब नियंत्रित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। कौन? WTO, और ये क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, WTO दुनिया के देशों के बीच व्यापार के नियम तय करता है ताकि व्यापार निष्पक्ष मतलब फेयर और इजी हो सके। ठीक, यदि दो देशों के बीच में व्यापार को लेकर विवाद हो जाता है, मान लो कि कोई भी कंट्रियों के बीच में इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, तो उसको सॉल्व करने का काम भी करता है WTO। जैसे यहाँ लिखा हुआ है WTO उस डिस्प्यूट को यहाँ पर सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक, बहुत इजी टॉपिक है, जल्दी जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे। देखो अब यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, WTO के जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव: प्रमोट फ्री ट्रेड, देशों के बीच व्यापार को आसान और मुक्त बनाना। ठीक, फिर है रिड्यूस ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर या जो हमने टैरिफ बैरियर है, टैरिफ बैरियर हमने टॉपिक यहाँ पर पढ़ लिए हैं। टैरिफ या हम कह सकते हैं इसको
टैक्स। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ हमने इसके पहले भी मैंने आपको बताई हूँ कि टैरिफ जैसे कि किसी भी दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट रहती है, जो सामान आने वाला रहता है उस कंट्री में, उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देती है, उसे टैरिफ कहा जाता है। ठीक, जैसे ट्रंप ने हमारे इंडिया का जो सामान वहाँ यूएसए में जा रहा था, अमेरिका में जा रहा था, उस पर उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैरिफ लगा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। 25 to 50% यहाँ पर उसने ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। तो ये अभी 2025 हाल ही का मामला भी था। ठीक, तो देखो रिड्यूस ट्रेड बैरियर, टैरिफ मतलब हम कह सकते हैं कि जो टैक्स है और अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम करना, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है। इंश्योर फेयर कंपटीशन, व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। सेट ट्रेड रूल्स, मतलब जो भी व्यापार के रूल्स हैं उनको सेट करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना और उनको लागू करने का भी काम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब जो भी ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं, बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी विवाद होता है उसको सॉल्व करने का भी काम करता है कौन? WTO। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम वर्ल्ड बैंक। अभी हमने क्या पढ़े? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, दो चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व बैंक। ठीक, देखो अब यहाँ पर इसकी भी हम सबसे पहले जो मीनिंग है, मीनिंग देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो वर्ल्ड बैंक भी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दैट प्रोवाइड लोन एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब देखो जो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। ठीक, जो डेवलपिंग कंट्री, देखो सबसे पहले तो डेवलपिंग कंट्री क्या होता है और डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, डिटेलिंग क्लास में हमने इसको बहुत बार समझे, लेकिन आज फिर से देखते हैं। देखो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में जैसे हमारा इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है, और जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में आता है USA आता है, UK आता है, जर्मनी आता है, जापान आता है। ठीक, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है? ठीक, डिफरेंसेस बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री क्या होता है और डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। डेवलपिंग कंट्री ऐसी कंट्री होती है जहाँ पर अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है। जैसे अभी अपने इंडिया में अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे विकास हो रहा है। धीरे धीरे हमारे इंडिया में जो सड़कें हैं, जो भी यहाँ पर कहना चाहिए कि रेलवे स्टेशंस हैं, या जो भी मतलब हवाई अड्डे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पर धीरे धीरे, जो यहाँ का हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे अब यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ठीक, और जैसे जो डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही विकास हुआ रहता है, यहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी रहती है, लोगों की इनकम बहुत अच्छी रहती है डेवलप्ड कंट्री की। और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है? इकोनॉमी नॉर्मल होती है, लोगों की इनकम भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। लोगों की इनकम ही अच्छी नहीं तो इकोनॉमी कहाँ से बढ़ेगी, ये भी बात है। ठीक, तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए। और हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करता है, डेवलप्ड कंट्री को हेल्प नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से इनका विकास हो चुका है, इसीलिए डेवलपिंग कंट्री अभी धीरे धीरे विकास कर रही है, इसीलिए वर्ल्ड बैंक यहाँ पर सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करता है। तो अब हमने यहाँ पर देख ली कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री क्या है। अब देखते हैं इसको आगे। ठीक, तो देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो विकासशील देशों को विकास परियोजना मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और गरीबी कम करने के लिए, मतलब पुअर्टी को रिडक्शन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए लोन देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मतलब वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है
जो डेवलपिंग कंट्री को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और जो गरीबी है, पुअर्टी है, उसको रिड्यूस करने के लिए लोन देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पुअर्टी रिडक्शन, जैसे अभी यहाँ पर मीनिंग में ही हमने ये सारी चीज़ें देख लिए थे। पुअर्टी रिडक्शन, गरीबी को कम करना। वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है दुनिया से गरीबी को कम करना। ठीक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करना। विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा का विकास करना, जैसे जो सड़क है, बिजली, पानी, पुल आदि के निर्माण के लिए लोन देता है। जैसे अभी हमने बात किए थे ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे जहाँ का डेवलप होता है, ऐसी ही कंट्रियों को जो वर्ल्ड बैंक है वो हेल्प करता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक, कौन सी कंट्री का? डेवलपिंग कंट्रियों का। ठीक, एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और हेल्थ सर्विसेज के लिए यहाँ पर सहायता देता है कौन? वर्ल्ड बैंक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब वित्तीय स्थिरता, देशों को आर्थिक संकट से बचाने में भी यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। ठीक, आगे देखते हैं आप। देखो ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन में हो सकता है, लेकिन आप अगर इसको समझेंगे तो बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से समझना। देखो USMCA, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, और नाफ्टा, नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका भी फुल फॉर्म आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। लेकिन दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये यहाँ पर इसका पुराना नाम है और इसका जो न्यू नेम है USMCA। जैसे कि मान लो कि ये कोई पर्सन है। ठीक, ये कोई पर्सन है, इसका पहले नाम था यहाँ पर प्रिया, अब इसका नाम कर दिया गया है पूजा। ठीक, तो ये क्या है? ओल्ड नेम। वैसे ही नाफ्टा क्या है? ओल्ड नेम, और ये क्या है? इसका न्यू नेम। तो ये USMCA क्या है? यहाँ पर इसका न्यू नेम है। ठीक, लेकिन चीज़ें क्या है? लड़की तो वही है ना। वैसे ही यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये भी यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये नाम चेंज कब हुआ था? 2020 में, मतलब 2020 में इसका नाम चेंज किया गया था। आपको इसके दोनों के फुल फॉर्म पता रहना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में नाफ्टा पूछता है तो आपको इसके बारे में लिख करके आना ही है। अगर आपको USMCA के बारे में पूछता है तो आपको वहाँ पर नाफ्टा के बारे में भी लिख करके आना है कि इसका पुराना नाम नाफ्टा था, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो सबसे पहले जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग देखते हैं। USMCA, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यहाँ पर 3 कंट्रियों के नाम आपको सुनने में आ रहे होंगे। यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा एग्रीमेंट, मतलब ये 3 कंट्रियों के बीच का एग्रीमेंट है। ठीक, इसको भी आप याद रखिए। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा। ठीक, नाफ्टा का ये क्या है? नया नाम है। नया नाम क्या है? USMCA, ये नया नाम है, नाफ्टा पुराना नाम था। ठीक, देखो पहले समझौते का नाम नाफ्टा था 1994 में, 2020 में इसे अपडेट करके नया नाम दे दिया गया है। ठीक, द USMCA इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट, 3 कंट्रियों के नाम आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा। 3 कंट्रियों के बीच का ये एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इट्स पर्पस, इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। इट्स पर्पस इज़ टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन दिस 3 कंट्रीज़। मतलब देखो ये जो तीनों कंट्रियां हैं, कौन कौन सी तीनों कंट्रियां? यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा। इन तीनों कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो व्यापार है, जो निवेश है,
उसको यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करता है, ये प्रमोट करने में काम करता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको, जैसे हिंदी में भी देख लेते हैं। USMCA एक मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इन तीनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ठीक, बहुत इजी है, बिल्कुल आप लोगों को याद रहेगा। 3 कंट्री कौन कौन सी है, इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, और फुल फॉर्म अगर याद रखोगे तो वैसे ही आपको कंट्री के नाम भी याद रहेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। देखो, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, फ्री ट्रेड प्रमोट करना। फ्री ट्रेड को मतलब जो कहना चाहिए कि स्वतंत्र व्यापार है उसको प्रमोट करने की बात करता है। 3 देशों के बीच में व्यापार को आसान और सस्ता बनाना। टैरिफ कम करना। टैरिफ क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ आपको। आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स, टैरिफ को कम या ख़त्म करना। आयात और निर्यात, आयात मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैरिफ को कम या ख़त्म करना नाफ्टा का या जो यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है इसका उद्देश्य है। फिर है जॉब की प्रोटेक्शन, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और रोजगार को बढ़ाना, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना और यहाँ पर जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करना। ठीक, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, 3 देशों में निवेश को बढ़ावा देना, फेयर ट्रेड रूल्स बनाना, व्यापार में निष्पक्ष फेयर नियम लागू करना। ठीक, ये क्या है, ये यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं FTA। देखो, अब हमें यहाँ पर FTA के बारे में पढ़ना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक, FTA इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। मतलब जो FTA है, FTA यहाँ पर एक प्रकार का मतलब ये तो एग्रीमेंट ही, नाम ही है, इसमें तो एग्रीमेंट लिखा ही हुआ है। ठीक, लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रियों के बीच में होता है। इसको समझते हैं आगे। देखो, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज इन विच दे रिड्यूस और एलिमिनेट टैक्स मतलब टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन दैम। मतलब जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 2 या अधिक देशों के बीच में किया गया एक समझौता है जिसमें वे आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स मतलब जो टैरिफ है और अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम या समाप्त करते हैं। ठीक, FTA क्या है? एक समझौता है, 2 या 2 से अधिक कंट्रियों के बीच में एक समझौता है जो क्या काम करता है, जो आपस में जो मतलब कहना चाहिए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही होता है। तो उस पर जो भी टैक्स लगते हैं या कोई भी मतलब दूसरे टैरिफ बैरियर्स आते हैं उनको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। ठीक, कौन? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? ट्रेड बढ़ाना मतलब व्यापार को बढ़ाना। जब 2 देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा ही। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिना तो किसी भी बिजनेस को नहीं बढ़ाया जा सकता। देशों के बीच में आयात निर्यात को बढ़ाना, आयात निर्यात बढ़ेगा तो व्यापार वैसे ही बढ़ जाएगा, ट्रेड वैसे ही बढ़ जाएगा। ट्रेड और बिजनेस में मैंने क्या डिफरेंसेस है कल ही मैंने इसके पहले ही आपको बता दी थी। यहाँ पर टैरिफ कम करना, सामान पर लगने वाले टैक्स जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस करना या ख़त्म कर देना बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ, व्यापार बढ़ने से देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। ठीक है, अगर देखो किसी भी कंट्री का अगर बिजनेस बढ़ेगा, पैसा वहाँ पर ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आ रहा है मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। फिर है गुड रिलेशंस, देशों के बीच में अच्छे व्यापारिक संबंध बनाना। ठीक, तो ये सारे क्या थे? FTA के ऑब्जेक्टिव है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जैसे मैंने तो शॉर्ट में आपको बता दी हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अगर आपको पढ़ना है तो डिटेलिंग क्लास भी हमारी दी हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हो। लेकिन आपको जैसे आपने ऑब्जेक्टिव करके लिखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री
ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक, ये आपने हेडिंग डाले अपनी कॉपी में। उसके बाद में आपको सभी सिर्फ ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इस पॉइंट को ही सबसे पहले फ्लो चार्ट में लिखना है। उसके बाद में फिर ये जो डिस्क्रिप्शन है, मैंने तो बहुत कम डिस्क्रिप्शन दी हूँ एक लाइन में, लेकिन आपको थोड़ा 2-4 लाइन में इसका डिस्क्रिप्शन देना है। सबसे पहले आप इस तरीके से यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट बना लो, ऐसे करके भी आप बना सकते हो। उसके बाद में फिर नीचे से एक एक पॉइंट को लिखते जाना, टैरिफ, ट्रेड, प्रमोट टू ट्रेड या इंक्रीज टू ट्रेड करके लिख सकते हो और उसको फिर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक। आगे देखते हैं अब हम, देखो अब है हमारा टॉपिक नंबर 6, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पर टॉपिक नंबर 5 में क्या क्या पढ़े एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब अपनी फाइनल एग्ज़ाम देने जाना है। हम यहाँ पर आधे घंटे की क्लास ना करते हुए अगर 1 घंटे की क्लास करें, 2 घंटे की क्लास करें, लेकिन अच्छे से पढ़े तो वो काम का है ना। ज़रूरी नहीं कि आधे घंटे की क्लास कर ली, उसमें क्या पढ़ा है समझ में ही नहीं आया, तो ऐसा नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ लो पर अच्छे से पढ़ लो, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो टॉपिक नंबर 5 में हमने यहाँ पर क्या देखे, सबसे पहले IMF, फिर हमने देखे यहाँ पर WTO, फिर देखे वर्ल्ड बैंक, उसके बाद में हमने देखे यहाँ पर नाफ्टा, ठीक है, नाफ्टा। उसके बाद में नाफ्टा, या फिर हमने इसी को क्या कहा था, USMCA, ठीक। और लास्ट में हमने यहाँ पर देखे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1944 में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1995 में हुआ था। और इसका जो न्यू नेम है वो कब दिया गया था, USA, ये 2020 में दिया गया था। और ये जो नाफ्टा पहले नाम कब था, 1994 में नाम था। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देता है, गरीबी को रिड्यूस करने के लिए लोन देने का काम करता है, ठीक। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो भी टैक्स लगता है या टैरिफ बैरियर्स आते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बहुत ईजी टॉपिक थे। अब हम अपना आगे जो 6 नंबर का टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 हमारा दिया हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। टॉपिक 6 हमारा क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। देखो इंटरनेशनल लेवल पर जब बिजनेस हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर पैसा भी आता होगा, पैसा मतलब फाइनेंस, तो उसको मैनेजमेंट भी तो करना होता होगा ना, मैनेज करना होता होगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी जो मीनिंग दी हुई है, when a company does business in different countries, the process of handling its money, foreign exchange and investment is called international finance management। देखो जब कोई कंपनी अलग अलग देशों में व्यापार करती है तो उसके जो पैसे हैं, विदेशी मुद्रा है मतलब जो फॉरेन करेंसी है, जो उसका इन्वेस्टमेंट है मतलब निवेश है, इसको संभालने की प्रक्रिया को इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंपनी काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, कोका कोला है, पेप्सी है, नाइकी है, इन्फोसिस है, मैकडोनाल्ड है, बहुत सारी कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। मतलब अपने कंट्री में तो काम करती ही करती है। जैसे कि कोई एक मानते हैं एप्पल कंपनी के बारे में, जैसे एप्पल कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है,
एक्चुअल में वो अमेरिका की है, लेकिन वो दूसरी कंट्री में भी यहाँ पर वर्क कर रही है, दूसरी कंट्री में भी वर्क करी, जैसे अपने इंडिया में भी उसके फ़ोन हमें मिलते हैं, ठीक है, ब्रिटेन में उसके फ़ोन मिलते हैं, तो ये अलग अलग कंट्री में काम कर रही है। तो वहाँ पर भी मतलब जो वो पैसा अर्न कर रही है, उस पैसे को जो फॉरेन करेंसी आ रही है, यूएसए की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है, और अपने इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है, ठीक। जैसे चीन में अगर मान लो कि वो बिजनेस कर रही तो चीन की करेंसी क्या है, युआन है, जापान में कर रही है तो येन है, सभी की करेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो जहाँ जिस कंट्री की जो करेंसी रहेगी उसी करेंसी में पेमेंट होता है। तो अब यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी है, अब यहाँ पर जैसे जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी जहाँ भी जिस भी कंट्री में बिजनेस करती होगी तो वो जहाँ जिस कंट्री की जो करेंसी होगी उसी करेंसी में उसको पैसा जाता होगा। तो ये फॉरेन करेंसी हो गई, जो भी वो पैसा यहाँ से अर्न कर रही है, जो वो इन्वेस्टमेंट करती है, इन सारी चीज़ों को तो संभालना भी पड़ता होगा ना। ऐसे तो नहीं कि हाँ इंडिया में मान लो उसने कोई अपनी कंपनी खोल के रख दी है, अमेरिका से आकर के कंपनी यहाँ इंडिया में खोल दी और छोड़ के चलेगी, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पर उसने ह्यूमन रिसोर्स लगा करके रखे होंगे, पूरा प्रॉपर उसका मैनेजमेंट बना करके गई होगी। तो जो सारी चीज़ों को संभाला जा रहा है उसे ही क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक। बहुत ईजी है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे एक बार में तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में भी काम कर रही है, वहाँ से भी पैसा अर्न कर रही है, वहाँ से भी फॉरेन करेंसी आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, सारी चीज़ों को संभालने की जो प्रोसेस होती है उसे ही इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इसको। देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिकतम लाभ कमाना। अब देखो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी का जो पैसा है, जो उसके पास फॉरेन करेंसी आ रही है, जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, सारी चीज़ों का सही से जब मैनेजमेंट होगा तभी तो उसे पता चलेगा ना कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, लॉस में तो नहीं जा रही है, अगर प्रॉफिट कर रही है तो किस एरिया में सबसे ज़्यादा उसने प्रॉफिट करी है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसको और बढ़ाने की कोशिश की जाती है, ठीक। तो ये इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रॉपर फंड मैनेजमेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी अगर एक अमेरिका में ही सिर्फ अपना बिजनेस करती तो वो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, दूसरी कंट्रियों में भी वो यहाँ पर बिजनेस कर रही है तो वो क्या कर रही है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस से अधिकतम लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है, प्रॉपर फंड मैनेजमेंट। देखो विदेशी देशों में जो धन है, मतलब जो फंड है उसका सही उपयोग करना, विदेशी देशों में धन का, फंड का सही उपयोग करना। जैसे जो एप्पल कंपनी है वो अमेरिका से हमारे यहाँ इंडिया में आ रही है, तो ये क्या है, उसके लिए एक मतलब फॉरेन कंट्री है, ठीक है। तो फॉरेन कंट्री में अब यहाँ पर उसका जो भी पैसा है उसको सही तरीके से यूज़ करना। जब यहाँ पर सही तरीके से फाइनेंस का मैनेजमेंट किया जाएगा तभी तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही तरीके से पॉसिबल भी हो पाएगी, ठीक। फिर देखो आगे इसमें एक्सचेंज रेट रिस्क कंट्रोल, विदेशी मुद्रा, मतलब जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी के जो उतार चढ़ाव है उससे होने वाले नुकसान को कम करना। अब मान लो कि जैसे जो फॉरेन करेंसी है, जैसे अभी यहाँ पर जो डॉलर है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 92 91 चल रहा है अभी प्रेजेंट कंडीशन में, इसका रेट यही है। लेकिन हो सकता है ये समय के साथ चेंज हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा इसका रेट बढ़ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा इसका रेट गिर भी सकता है। तो ये जो उतार चढ़ाव आते हैं इससे बिजनेस को रिस्क भी है। तो यहाँ पर इस तरीके की ही जो फॉरेन करेंसी के उतार चढ़ाव आते हैं तो उसी से जो नुकसान हो सकते हैं उसको कम करना भी इसका एक उद्देश्य है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, दूसरे देशों में सही जगह निवेश करना, ठीक है, दूसरे देशों में सही जगह निवेश करना।
अब जैसे कि कुछ कंट्री ऐसी होती है जो कई सामानों को परचेस नहीं कर सकती और ऐसी जगह पर कि किसी ने भी अपनी कंपनी ले जा कर के खोल दिए, अब यहाँ पर तो वो लॉस में चले जाएगी ना कंपनी। तो पहले एनालिसिस किया जाता है कि किस कंट्री में बिजनेस करना चाहिए तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना इंटरनेशनल लेवल पर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना। ठीक, ये सब क्या है, इसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक नंबर 7। देखो टॉपिक नंबर 7 जो हमारा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईबी। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस। देखो जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस की जो सामाजिक जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल बिजनेस की भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती है। क्या जिम्मेदारियां होती है उसके बारे में हम अभी यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसको भी यहाँ पर मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ जो मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है उसमें कई बार ये होता है कि कुछ टॉपिक जो हमने यहाँ पर जैसे पढ़े हैं, आज हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या होता है, कई बार बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर स्टूडेंट को लगता है कि अरे यार बहुत अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे लिखे क्या लिखे। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, अगर आपको टॉपिक का नाम भी दिखता है तो आप उसको बिल्कुल करके आना। और मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव मतलब जो उसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य के बारे में आपको बताई हूँ। ऑब्जेक्टिव के बारे में सबसे ज़्यादा हमने इसीलिए बताए हैं क्योंकि अगर किसी चीज़ का उद्देश्य हमें पता रहा तो हम यहाँ से उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी जो नीड है, जो उसकी प्रोसेस है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 7 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Social responsibility in international business means that multinational companies, देखो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर शॉर्ट में आपको कहीं इस टाइप से कुछ दिखता है तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज लिखा हुआ है। ठीक, एक्ट एथिकली इन द कंट्रीज वेयर दे ऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। मतलब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी सामाजिक जिम्मेदारी मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिन देशों में काम करती है, जिस भी देशों में जिस भी कंट्री में वो काम करती है वहाँ वे नैतिक तरीकों से कार्य करें और जो कर्मचारी है मतलब जो एम्प्लॉय है, जो सोसाइटी है तथा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके विकास के बारे में भी सोचे या उसके विकास में भी अपना योगदान दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करने के बारे में ही सोचे। मल्टीनेशनल कंपनियां, ठीक, मल्टीनेशनल कंपनियां अगर किसी कंट्री में वर्क कर रही है तो वहाँ पर बिल्कुल नैतिकता से काम करना चाहिए उसको। वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो मतलब कहना चाहिए डेवलपमेंट है, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए और अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका और अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप को तो कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। टाटा ग्रुप एक हवाई जहाज़ से लेकर के, एरोप्लेन से लेकर के घर के किचन में नमक तक टाटा का मिलता है, तो इसको तो ऑब्वियसली सबको ही जानते हैं। जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप अलग अलग देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में योगदान देता है। ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा है, ये यहाँ पर लोगों के एजुकेशन, हेल्थ और जो रूरल एरिया है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पर ये सोचता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो है ना। और ये क्या है, इंटरनेशनल कंपनी है एक। ठीक, कोका कोला कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दोनों अमेरिका की है, ठीक, लेकिन दोनों हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है। ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती,
देखो कोका कोला कंपनी पानी बचाने और पर्यावरण सुधार के लिए प्रोजेक्ट चलाने का भी काम करती है, ठीक। तो ये एक प्रकार से क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अलग अलग देशों में एजुकेशन प्रोग्राम और डिजिटल ट्रेनिंग देने का भी काम करती है। तो यहाँ पर ये सारी जो कंपनियाँ हैं, ऐसी और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, वो यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, ठीक। तो देखो लोगों की स्किल्स बढ़ाना, यही तो है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। आगे देखते हैं हम इसको। देखो टॉपिक नंबर 8, रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकता, ठीक। रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकता, इसे हिंदी में कहा जाता है। आगे इसकी मीनिंग देखते हैं पहले। देखो इसकी जो मीनिंग दी हुई है, रीजनल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच कंट्रीज इन अ रीजन एंड इंटायर इनटू एग्रीमेंट टू इनहैंस ट्रेड, economic policies and cooperations. The goal is to reduce trade barriers, tariff, quota, etc. and increase mutual trade, ठीक। देखो रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय एकीकरण। अब यहाँ पर देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर कोई हो जो हिंदी में एग्जाम लिखते हो, क्षेत्रीय एकीकरण मतलब एकीकरण, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एकीकरण मतलब एक साथ सबका मिलजुल करके काम करना या कंट्रीब्यूशन देना, कोऑपरेट करना, ठीक। तो एक क्षेत्र के लोग या एक क्षेत्र के कंट्री, हम यहाँ पर कंट्री की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्रियाँ हैं जो मतलब अलग अलग कंट्री जो है वही साथ में बिजनेस करती है। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्री की हम बात कर सकते हैं, किसी भी एक क्षेत्र की कंट्री की बात कर सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात कर सकते हैं। उसमें जितनी भी कंट्री है अगर वो एक साथ बिजनेस कर रही है तो वो भी रीजनल इंटीग्रेशन होता है। या हमने यहाँ पर पढ़े थे यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, तो ये 3 कंट्री एक साथ मिलकर के काम कर रही है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, रीजनल इंटीग्रेशन है। इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम इसको और अच्छे से क्लियर भी करेंगे, ठीक। देखो रीजनल इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय एकीकरण वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें एक ही क्षेत्र, एक ही रीजन के कई देश आपस में मिल करके व्यापार करते हैं, आर्थिक नीतियों और सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार की बाधाओं मतलब जो टैरिफ है, कोटा है, इसको कम करना और आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। टैरिफ तो पता है आपको क्या होता है, लेकिन कोटा क्या होता है, ये जो कोटा यहाँ लिखा हुआ है ये इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने सुने होंगे स्कूल में या कॉलेजों में भी या कई कंपटीशन एग्जाम में भी सुनने को आता है कि SC ST और OBC का कोटा रहता है, ठीक। मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक फिक्स लिमिट या एक फिक्स क्वांटिटी किसी भी चीज़ की, ठीक। तो जैसे हम OBC SC ST है ना, मान लेते हैं कि इसकी यहाँ पर 50 सीट है, इसकी 60 सीट है, इसकी 70 सीट, तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर एक फिक्स लिमिट है, एक फिक्स यहाँ पर क्वांटिटी है। ऐसे ही यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस में भी किसी भी सामान को लाने या ले जाने की एक लिमिट होती है, उसे कोटा कहा जाता है, ठीक। तो देखो क्षेत्रीय एकीकरण क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी एक क्षेत्र की जो कंट्री होती है वो आपस में मिल करके यहाँ पर जो है व्यापार के लिए, आर्थिक नीतियों के लिए या सहयोग को कॉपरेट मतलब जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करती है, समझौता करती है। किस लिए समझौता करती है, इसका उद्देश्य क्या है, व्यापार की बाधाओं को कम करना और आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने इंडिया का ही एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अभी हम करंट में भोपाल में हैं, ठीक। जैसे जो भोपाल है, इंदौर है, सीहोर है, ओबेदुल्लागंज है, गौहरगंज है, जैसे कुछ बच्चे जो बालाघाट के अगर देख रहे हो तो बालाघाट है पास में, जैसे सिवनी है, ठीक है, मंडला है, जबलपुर है, अपने इधर के भी जो एरिया है, मतलब अपना एक मतलब कहना चाहिए एक ही क्षेत्र के लोग या कंट्री जब आपस में मिल करके कोई काम करे तो उसे कहा जाता है क्षेत्रीय एकीकरण कहा जाता है। एक सिंपल सी अगर हम भाषा में समझे तो अभी हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो एक ही क्षेत्र की कंट्रियाँ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है, अभी हमने पढ़े थे
USMCA, नाफ्टा जिसका पुराना नाम था। तो यहाँ पर क्या है, एक ही क्षेत्र की कंट्री है जो आपस में यहाँ पर क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। इसे ही रीजनल इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो आगे यहाँ पर एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई भी है। यूरोपियन यूनियन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है EU, यूरोप के कई देश मिलकर के एक बड़ा आर्थिक समूह बनाते हैं। जैसे यूरोप एक क्या है, कॉन्टिनेंट है, हम यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। मान लो कि एशिया कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्री आपस में मिलकर के बिजनेस कर रही है, यूरोप कॉन्टिनेंट की, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब कॉन्टिनेंट अलग अलग जैसे जो भी हैं वहाँ की कंट्री अगर आपस में मिल करके बिजनेस करती है उसे रीजनल इंटीग्रेशन कहा जाता है। USMCA ये हमने बहुत अच्छे से अभी पढ़े थे। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको के बीच में जो व्यापार समझौता है ये भी एक प्रकार का रीजनल इंटीग्रेशन है। देखो जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और पुर्तगाल। ठीक है, अगर मान लो कि ये है यूरोपियन यूनियन की कंट्री, अगर ये एक साथ मिल करके कोई बिजनेस कर रही है, ठीक, कोई बिजनेस कर रही है, तो इसे क्या कहा जाता है, रीजनल इंटीग्रेशन कहा जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो अब इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो जो रीजनल इंटीग्रेशन है, रीजनल इंटीग्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड बैरियर को कम करना। ट्रेड बैरियर क्या है, मतलब जो व्यापार में आने वाली बाधाएं हैं उनको कम करना, इसका ऑब्जेक्टिव है। देश आपस में टैरिफ क्या है देख लिए, कोटा क्या है ये भी हमने समझ लिए, ठीक है। देश आपस में टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करते हैं ताकि व्यापार आसान हो सके। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सदस्य देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर है इकोनॉमिक कॉपरेशंस को बढ़ाना, देश आपस में आर्थिक नीतियों और विकास के लिए सहयोग करते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मजबूत होती है। रिसोर्स का बेहतर उपयोग करना, देश अपने नेचुरल रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और लेबर का सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, रीजनल इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव है कि अगर किसी एक क्षेत्र की कंट्रियां आपस में मिलकर के काम कर रही है तो वो यहाँ पर जो ट्रेड बैरियर है उसको कम कर सकती है, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सकती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को यहाँ पर इंक्रीज कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकती है और जो रिसोर्सेज है उनका सही से उपयोग कर सकती है। ठीक, ठीक, अब देखते हैं। अब हमारा ये है लास्ट टॉपिक। टोटल हमारे जो महापरीक्षा का वीडियो बन रहा है इसमें 9 टॉपिक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश किए हैं। आप सभी लोग इसको 1 बार 2 बार ज़रूर देखिए और अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत जाती है तो आप लोग मुझे, किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी पूछना हो सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत अगर जाती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल आप कॉल करके पूछिए, क्योंकि आपकी फाइनल एग्ज़ाम है। रिजल्ट एक बार बनता है, एग्ज़ाम भी आपको एक बार देना है और बहुत अच्छे से देना है। ठीक, एक बार में एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करके ख़त्म करना है, रिजल्ट अच्छा बनाना है। आगे देखो, लास्ट जो टॉपिक है हमारा इसको समझते हैं पहले। आप देखो लास्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, टॉपिक नंबर 9, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ये HR लिखा हुआ है, HR का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की बात की गई है इंटरनेशनल बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री आपस में मिलकर के बिजनेस करती है, व्यापार करती है, उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। अब मान लो कि जैसे कि कोई कंपनी
साउथ कोरिया की, बहुत हमने अमेरिका की कंपनियों के बहुत एग्जाम्पल लिए। अब हम देखते हैं साउथ कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग, ठीक, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। अब हमारे इंडिया में भी उसके फ़ोन मिल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं सैमसंग की कोई कंपनी है, कोई शोरूम है, छोटी छोटी जो शॉप भी हमारे मार्केट में देखने को मिलती है, तो क्या वहाँ पर वो शॉप बस अपने आप ऐसे चलती होगी क्या? नहीं, वहाँ पर एम्प्लॉय की, मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती होगी, और ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ पर मैनेज भी करना पड़ता होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर यही चीज़ को देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है उसमें ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक, और इसके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो मीनिंग क्या दी हुई है, व्हेन अ कंपनी डज बिजनेस इन मल्टीपल कंट्रीज इट हैज़ टू मैनेज एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक। देखो ये HR का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक। जब कोई कंपनी कई देशों में अपना बिजनेस करती है तो अलग अलग देशों के कर्मचारियों को मैनेज करना पड़ता है। इस पूरे काम को या प्रोसेस को ही इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर सैमसंग की कंपनी का एग्जाम्पल देखे, साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन यहाँ अपने इंडिया में भी यहाँ पर क्या है, उसकी जो कंपनियाँ हैं अवेलेबल है, ठीक। अब यहाँ पर कंपनी तो अवेलेबल है, उसमें भी लोग काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करना पड़ता होगा, किसे क्या काम देना है। ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि जिसको मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है या बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसे किसी पर्सन को यहाँ पर शॉप में रख दिए या कंपनी में लगा दिए, किसी को भी HR बना दिए, ऐसा नहीं होता होगा। और हमने यहाँ पर जो MCP सब्जेक्ट पढ़े थे, MCP में हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से डिपार्टमेंट के बारे में पढ़े थे, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़े थे कि HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि सैमसंग की कोई कंपनी है, सैमसंग की कंपनी में भी ये सारे डिपार्टमेंट होते होंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो उनको मैनेज तो करना पड़ता होगा ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसी को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक। नॉर्मली देखो ये तो बहुत बड़ी कंपनी की बात हो रही है, लेकिन अगर हम एक छोटी सी दुकान की भी बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, सुपरवाइज़र, फिर उसके नीचे जो लड़के काम करते हैं, कोई प्यून होता है। किसी कपड़े की दुकान में चले जाओ तो सामने काउंटर पे कोई दूसरे बैठे रहते हैं, दुकान के बाहर एक बैठा रहता है जो कस्टमर्स को बुलाते रहता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब कस्टमर्स को कपड़े दिखाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेट बताने का काम करते हैं, कुछ प्यून होते हैं। तो सबके काम अलग अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि सबका स्किल नॉलेज देख करके उन्हें काम दिया जाता है। तो ये पूरे ह्यूमन रिसोर्स को जो संभालने की प्रोसेस होती है या उनको मैनेज करने की जो प्रोसेस होती है उसी को इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। देखो ये कंपनियों के बारे में तो हमने पहले भी पढ़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। देखो गूगल कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है जो IT और इंटरनेट सर्विसेज देती है। माइक्रोसॉफ्ट यूनाइटेड स्टेट वही अमेरिका की कंपनी है। अमेजॉन भी अमेरिका की कंपनी है। एप्पल ये भी अमेरिका की कंपनी है। सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक। तो मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना ही है एग्ज़ाम देने अगर जा रहे हो तो। और कुछ कंट्री की करेंसी आपको पता रहना चाहिए। जो सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, आपको इतनी बेसिक चीज़ें तो बिल्कुल रटी हुई रहना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं हम इसको। देखो आगे देखते हैं इसको। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट IHRM में क्या क्या काम होते हैं, मतलब इसके जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट तो है इसमें इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम होता है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक। देखो दूसरे देशों के लिए एम्प्लॉय को हायर करना, ये भी एक इसका काम है। सेकंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कर्मचारियों को नई स्किल और इंटरनेशनल वर्क कल्चर की ट्रेनिंग देना, ठीक। फिर थर्ड है
कंपेंसेशन एंड सैलरी मैनेजमेंट, अलग अलग देशों के अनुसार सैलरी अलायंस और बेनिफिट्स तय करना। जहाँ जिस कंट्री की करेंसी जैसी होगी, जहाँ पर जैसे भी मतलब एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती होगी, उस हिसाब से यहाँ पर उनको सैलरी देना, अलायंस देना और बेनिफिट्स देना। ठीक, फिर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कर्मचारियों के काम का इवोल्यूशन करना और उस हिसाब से मतलब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, ये देखा जाता है। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन किया जाता है, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक, और लास्ट है यहाँ पर कल्चरल मैनेजमेंट, अलग अलग देशों का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, डिफरेंट लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस है, लाइफ स्टाइल है, फूड हैबिट है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये सब क्या है यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक था। आज हमारी जो क्लास है यहीं पर एंड होती है। आई होप सभी स्टूडेंट को क्लास समझ में आई होगी, सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और वीवी एजुकेशन सर्विस की ओर से आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आना और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो मैंने आपको अपना नंबर बताया है, कोई भी बच्चा अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कॉन्टेक्ट वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।